हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो उसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, यानी इसका डेफिनेशन हमको देखना है। हालांकि आपके सिलेबस में इसको पूछा नहीं है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि होता क्या है ये। तो लॉ आप बहुत सुनते हैं हम लोग। तो लॉ का मतलब ये होता है कि ये समझ लीजिए एक कानून है। क्या है? एक कानून होता है। इसमें बहुत सारे रूल्स को जोड़ के, छोटे छोटे कुछ रूल्स होते हैं, उनको जोड़ के एक कानून बना दिया जाता है, जिसको एक्ट भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि एक्ट ये है, एक्ट ये लग गया, ये धारा लग गया, ये धारा लग गया। तो वो क्या होता है? लॉ होता है। ठीक। और एक होता है एथिक्स। एथिक्स समझ लीजिए आप, जो हमारा व्यवहार है लोगों के साथ, मैं कैसे लोगों के साथ मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, कैसे उनके साथ में पेश आ रहा हूँ, मेरा क्या मामलात है लोगों के साथ, मैं कैसे रह रहा हूँ उनके साथ। तो ये समझिए कि इंसानियत या ह्यूमैनिटी है जो हमारे अंदर, वो क्या है? एक तरीके से एथिक्स है। इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और कोई वहाँ पे दवा लेने के लिए आया। ठीक। वहाँ पे कोई दवा लेने के लिए आया और उसको 200 की दवा लेनी है। उसने जो मतलब दवा ली तो 200 की हो गई उसकी दवा। ठीक। आपने कहा कि 200 दे दीजिए। जब आपने पैसे निकाला तो उसके पास सिर्फ 195 रुपये या 190 रुपये थे। वो गरीब आदमी था, उसके पास पैसे और थे नहीं, और उसको दवा लेनी ज़रूरी थी। अब बताइए आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? या तो उसको भगा दीजिए कि भाई आपको इतने में दवा नहीं मिलेगी। लेकिन एथिक्स ये कहता है कि भाई वो मजबूर है, आपके 10 रुपये से आप तो इतनी बड़ी दुकान चला रहे हैं, गरीब नहीं हो जाएंगे, उसको दे दीजिए। हो सकता है कि आपको ऊपर वाला उससे ज़्यादा दे दे। तो ये क्या कहेंगे यहाँ पे? एथिक्स, यानी आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है। समझ में आ गया? और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये समझिए लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए, वो एथिक्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि लॉ क्या होता है। तो लॉ इज़ ए सेट ऑफ रूल्स। लॉ क्या है? ये रूल्स होते छोटे छोटे, उनका एक सेटअप है, यानी एक ग्रुप है, समझ लीजिए एक बंडल है उसका, रूल्स का, विच डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़, जो कि बनाए जाते हैं। यानी जो रूल्स हैं ये बनाए जाते हैं किसके ज़रिए से? गवर्नमेंट उसको तैयार करती है, या कोई अधिकारी या अथॉरिटीज़ हैं तो उनके थ्रू क्या होते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। अब जो एक्ट्स होते हैं, जो लॉ होते हैं, वो क्या कहते हैं? तो यही है कि दैट से व्हाट थिंग पीपुल में डू, यानी लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कौन से काम हैं जो लोग कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। ठीक। एंड व्हाट में नॉट डू, और लोगों को क्या काम नहीं करना है। ठीक है। जो लॉ होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं, उसमें यही बताया जाएगा कि लोगों के लिए क्या करना वैलिड है और क्या करना इनवैलिड है, यानी क्या वो कर सकते हैं और क्या उनके लिए पाबंदी है कि वो नहीं कर सकते हैं। और अगर उसको करेंगे तो उनको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, उसके जुर्माना देना पड़ेगा, या तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ठीक। अब ये क्यों बनाए जाते हैं रूल्स या लॉ? तो टू प्रोवाइड ए बैलेंस इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस बनाए रखने के लिए। ये नहीं कि एक आदमी है वो तो बहुत सारा फ़ायदा उठा ले रहा है, लोगों को मतलब लोगों के साथ क्या कर रहा है? अन्याय कर रहा है, लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, उनको दबा रहा है। तो उसको बैलेंस करके रखने के लिए जो हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, वो एक बैलेंस हो उसमें। ठीक है। बराबरी हो एक, यानी वो सही ढंग से चल सके। और किस लिए किया जाता है? टू प्रोटेक्ट दी सिटीजन्स, जो लोग रहने वाले हैं उनकी हिफाजत के लिए, उनके बचाव के लिए। नहीं तो जो मालदार लोग हैं वो क्या करेंगे? खा जाएंगे। अगर लॉ ना हो, रूल्स ना हो, तो फिर क्या होगा? वो उनको गुलाम बना लेंगे। तो रूल्स बनाए जाते हैं किस लिए? ताकि लोगों के अंदर एक समानता बनी रहे, लोगों के अंदर एक बैलेंस बना रहे, एक तवाज़ुन बना रहे, और लोगों को क्या किया जाए? बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको क्या किया? संभाला जाए, उनको क्या किया जाए? उनको उनकी हिफाजत की जा सके। ठीक। अब एथिक्स क्या होते हैं? Ethics are the principle that guide a person or society to decide what is wrong or right and bad and good। यानी एथिक्स वो चीज़ें हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो बातें हैं, वो बुनियादें हैं दैट गाइड ए पर्सन, जो एक आदमी को गाइड करती हैं, एक आदमी को सिखाती हैं या रास्ता दिखाती हैं, या एक सोसाइटी को, पूरे समाज को टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए, ये फैसला करने के लिए व्हाट इज़ रॉन्ग और राइट, कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी मुझे कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, मैं लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, लोगों के लिए अच्छा क्या होगा, अगर मैं फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा हूं तो कम से कम नुकसान भी तो न पहुंचाऊं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, और अच्छाई और बुराई क्या है, ये सब जो चीज़ें बताती हैं वो होती हैं क्या, एथिक्स। ठीक।
अब आपका जो इस सिलेबस में जो दूसरी चीज़ है वो पूछा है क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब देखेंगे आप बहुत सारे टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन चूँकि ये सिलेबस इतना लेंदी है, इतना सारे इसमें सब चैप्टर्स हैं और इतना टॉपिक्स हैं, तो सिर्फ हम ये कहेंगे कि वही पढ़ाना चाहिए जो सिलेबस में है। इधर उधर का बहुत ज़्यादा पवाड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स हैं और इतनी मोटी मोटी किताबें, बहुत सारे चैप्टर्स उसमें, उसको याद करना पढ़ना इतना आसान नहीं है। टाइम कोई 2 साल का नहीं, मुश्किल से 6 से 7 महीने 8 महीने मिलते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको सिर्फ वही पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली जो आपके सिलेबस में है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे आपको इसमें इस चैनल पे सिर्फ वही मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा जो क्या सिलेबस में है। और फिर इसके बाद अगर ये हमारा कोर्स मतलब पूरा सिलेबस पूरा हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पूरी मतलब वीडियोस बनाता हूँ, तैयार कराऊंगा, जैसे कि मैंने डिफार्मा फर्स्ट ईयर में आपको कराने की कोशिश की है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे सब्जेक्ट की मतलब पूरी तैयारी कराऊँ। तो अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ क्या है, यानी कोई भी लॉ बन रहा है तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। यानी कि कुछ भी लॉ बना दिया, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है लॉ बनाने के लिए, कोई भी एक्ट बनाने के लिए। तो वो क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को सामने रख के लॉ बनाए जाएंगे, तो वो हैं ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो कि 10 हैं। तो सबसे पहला क्या है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि जो लॉ है उसकी मतलब हुकूमत होनी चाहिए, उसकी बादशाहत होनी चाहिए। मतलब ये कि उसका फरमान सबको मानना पड़े। ये नहीं कि लॉ बन गया तो अब मैं तो मान लीजिए समझ लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो लॉ तो गरीबों के लिए तो काम कर रहा है, वो रूल उसके लिए तो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन मैं मालदार हूँ तो मेरे ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये फिर क्या है, रूल क्या है, इसका लॉ का रूल नहीं है, बल्कि इसका रूल का मतलब ये कि सब लोगों पे वो बराबर क्या हो, अफेक्ट डाले, सब लोगों पे बराबर जारी किया जाए उसको, तब उसको कहेंगे कि रूल की क्या है, जो लॉ है उसकी क्या रूल है। रूल मतलब ये है कि उसकी हुकूमत है, उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए सबके ऊपर, यानी वो गवर्न करे, सब लोग उसके अंडर में आए, कोई उससे बचने वाला ना हो। दूसरा क्या, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, रूल बनाते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पावर ऐसा ना हो कि एक ही आदमी के हाथ में सारा पावर दे दिया जाए, फिर उसका मिसयूज़ करेगा वो। इसका एक एग्जांपल ये देख लीजिए, ये है कि जैसे सेना बनाए जाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग चीफ बना दिए जाते हैं, वायु सेना अलग है, ऐसे ही थल सेना अलग है, तो उनके अलग अलग उनके पावर को बांट दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका एक ही आदमी को जिम्मेदार बना दें, फिर वो क्या करेगा, मिसयूज़ कर सकता है, वो हुकूमत का तख्ता पलट सकता है और ख़ुद आके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए क्या कहा गया है कि रूल को क्या, जो भी मतलब पावर हैं उसको थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए। इसीलिए ये आप देखते होंगे कि ये अलग अलग स्टेट बने हुए हैं, उनके अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, तो उनका अपना एक पावर होता है, उसके अपने क्या कहते हैं, अपने स्टेट के अंदर वो अपना एक रूल को जो है फॉलो कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये है मतलब इसका सेपरेशन ऑफ पावर का। तीसरा क्या है, ये कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको मैं इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करूँगा। वो भी जस या जुस इबी रेमेडियम, इसका क्या मतलब है, फॉर एवरी रॉन्ग द लॉ शुड प्रोवाइड रेमेडी। ये कह रहे हैं कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है तो जो लॉ है उसको क्या करना चाहिए, रेमेडी प्रोवाइड करना चाहिए। रेमेडी समझ लीजिए कि उसका समझते हैं कि निजात मिलना चाहिए। अगर कुछ भी किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसको बदला उसका मिलना चाहिए। अगर किसी के पैसे चोरी कर लिए गए तो अगर चोर पकड़ा जा रहा है तो उसके पैसे दिलवाए जाना चाहिए। अगर किसी के साथ में कुछ ज़्यादती हो गई है, किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे क्या होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो वही है कि जो किसी के साथ कोई भी रॉन्ग काम हो रहा है, कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रेमेडी प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, इग्नोरेंटिया फैक्टी एग्जीक्यूजेट, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूजेट। क्या मतलब है इसका, ये तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए, वरना इंग्लिश में आपको समझना ज़रूरी है। ये अगर आप लिख देते तब भी काम चल जाएगा एग्जाम में। तो क्या मतलब इसका कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी को कोई रूल मालूम नहीं है, कोई लॉ मालूम नहीं है, तो वो उसके लिए बहाना नहीं बनेगा। सपोज़ दैट मैं बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ कहीं पे और हेलमेट मैंने नहीं लगा रखा है, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और 1000 रुपये का फ़ाइन मार दिया, तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है, चाहे मुझे मालूम हो या ना मालूम हो। अगरचे मालूम भी नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, मुझे मालूम नहीं है, इग्नोरेंस हूँ मैं, लेकिन तब भी मुझे 1000 पेनाल्टी देनी पड़ेगी, इसलिए कि ये लॉ है, चाहे मुझे मालूम हो या ना हो। वही कह रहे हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर मुझे किसी लॉ के बारे में मालूम नहीं है और मैंने गलती कर दी, तब भी मुझे क्या है, पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मेरा बहाना वहाँ पे नहीं चलेगा कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था।
अब चौथा क्या है इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इसका क्या मतलब है? इंजरी कॉज्ड बाय कंसेंट इज़ नॉट ए कॉज ऑफ एक्शन। ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंजरी हो गई, कोई हार्म पहुंच गया किसी को और वो उसकी रजामंदी की वजह से हुआ है, यानी उसके राज़ी होने की वजह से वो तैयार था उसके लिए तब हुआ है, तो उसके जो मतलब अदर पार्टी है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इसका क्या मतलब है इसको मैं समझा देता हूँ एक बार एग्जांपल से। सपोज़ दैट मैं हॉस्पिटल में गया, ठीक, हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर ने ये मतलब मुझे ऑपरेशन कराना था, तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि इसमें आपको बहुत नुकसान पहुंच सकता है या आपकी जान जा सकती है। तो मैंने कहा ठीक है आप करिए, जो कुछ भी होगा उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। अगर उसने ऑपरेशन किया और मैं मर गया तो अब मेरे घर वाले जाके ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने उसको मार दिया, उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा, नहीं, क्योंकि उसने जो काम किया है वो मेरी रजामंदी से किया है, मेरी खुशी से किया, मैं उसके लिए राज़ी था, मैं उसके लिए तैयार था, तब उसने वो मतलब मेरे साथ एक्शन किया है, तो अब उसके खिलाफ़ एक्शन नहीं लिया जा सकता, वही है इसका मतलब। ठीक है, उसको इंग्लिश में देख लीजिए, इफ़ समवन विलिंगली प्लेस्ड हिमसेल्फ इन अ पोजीशन वेयर हार्म में बी रिजल्ट। ये कह रहे अगर कोई शख्स अपने आप को ऐसी जगह पे डाल दे कि जहाँ पे अपनी चाहत से मतलब जानबूझ के अपनी रजामंदी से अपनी खुशी से ऐसे पोजीशन में लाए जहाँ उसको नुकसान पहुँच सकता है, एंड ही बिकम इंजर्ड, और फिर वो इंजर्ड हो जाए यानी वो ज़ख्मी हो गया, वो घायल हो गया, तो देन ही कैन नॉट ब्रिंग ए क्लेम अगेंस्ट दी अदर पार्टी। तो वहाँ पे क्या है, वो क्लेम नहीं कर सकता है, सामने वाली जो शख्स है, जो आदमी है, जो पार्टी है, उसके खिलाफ़ वो एक्शन नहीं ले सकता है, उसके खिलाफ़ मुकदमा नहीं कर सकता, उसको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसने जो काम किया है वो आपकी क्या खुशी से किया है, आप जब तैयार हुए तब उसने वो किया है। ठीक, इसलिए देखते हैं डॉक्टर लोग पहले लिखवा लेते हैं कि अगर इसको कुछ भी होता है तो हम लोग उसके ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे। छठा रूल क्या है, रेस इप्सा लिकेचर। क्या है रेस इप्सा लिकेचर? इसका क्या मतलब है, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड इट इज़ रिलेटेड टू इग्नोरेंस। ये इतना है असल में इसका मतलब। ठीक है, ये एक्सप्लेन के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या है, जो चीज़ होती है वो खुद अपने बारे में बताती है, जो चीज़ होती है वो खुद अपने बारे में बताती है। इसका क्या मतलब है, एक चीज़ याद ध्यान रखिए कि ये इग्नोरेंस से रिलेटेड है, इग्नोरेंस से रिलेटेड है। जैसे कि सपोज दैट, इसके दो एग्जांपल दूंगा आप समझ जाएंगे कि मैं गया जंगल में और मैं शिकार कर रहा हूँ। सपोज दैट मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं खाली आप मान लीजिए कि मैं जंगल में गया और मैं शिकार कर रहा हूँ, मैंने गोली चलाई किसी चिड़िया के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर, ठीक, और अचानक से कोई सामने आ गया, गोली उसको लग गई, तो मैंने जानबूझ के तो उसको गोली नहीं मारी है। ठीक, तो अब मैं वहाँ पे क्या मुजरिम नहीं बनूँगा, मुझे उतनी ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे कि मान लिया कोई हॉस्पिटल में गया और उसको अपने हार्ट का ऑपरेशन कराना था, ठीक, अब जब डॉक्टर ऑपरेशन करने गया ऑपरेशन थिएटर में, तो उसने उसकी किडनी एक निकाल के साइड में रख ली। क्या किया, किडनी उसकी निकाल के रख ली और ऑपरेशन जो करना था वो कर रहा था। इतने में किसी ने उसको देख लिया या पकड़ लिया कि तुमने ये किडनी क्यों निकाली, तुमको तो हार्ट का ऑपरेशन करना था। इसका मतलब ये है कि तुम चोरी कर रहे हो, किडनी निकाल रहे हो उसकी। तो ये कहेगा कि नहीं मैं तो ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो कहेंगे कि अगर तुम्हारी चोरी करने की नीयत नहीं थी तो तुम सिर्फ हार्ट में काम करते, किडनी से क्या तुम्हारा मतलब था। इसका मतलब तुम्हारी नीयत में ये था कि इस किडनी को चुराना है, इसीलिए तो तुमने उसको निकाला है, वरना किडनी से कोई मतलब ही नहीं था, वहाँ तुमको काम करना था सिर्फ हार्ट में, तो वहाँ करना था। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ खुद बता रही है जो तुमने काम किया है कि तुम इसमें जानबूझ के किया है तुमने ये काम, ये नहीं कि तुमने अनजाने में कर दिया। जैसे गोली अनजाने में लग गई तो वो तो अनजाने में माना जा सकता है, लेकिन ये कि तुमको काम तो यहाँ करना था, किडनी निकाल रहे हो तुम यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि तुम इसमें इग्नोरेंस नहीं हो, अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि तुमने जानबूझ के किया है ये। तो ये मतलब है इसका। ठीक, अब सातवां क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेन सिट रेया। ये लैटिन वर्ड क्या कहते हैं, लैंग्वेज है, समझ में कुछ नहीं आता, तो चलिए समझते हैं। एन एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस एन इंटेंशन फाउंड टू कमिट दैट एक्ट। ये कह रहे हैं कि किसी आदमी को उस वक्त गिल्टी माना जाएगा, यानी मुजरिम उस वक्त माना जाएगा कि जो उसने जुर्म किया है वो अनजाने में ना किया हो, बल्कि उसका उसमें इंटेंशन पाया जाता हो। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया पीछे वाला कि डॉक्टर का इंटेंशन पाया जा रहा था उसमें कि किडनी निकालना है, नहीं तो वो अगर उसको सिर्फ हार्ट का ऑपरेशन करना होता तो वो सिर्फ हार्ट पे अपना काम करता, वहाँ पे सर्जरी करता, लेकिन किडनी को उसके निकाला है, तो इसका मतलब ये कि उसका इंटेंशन पाया जा रहा है उसमें, इसलिए उसने उसको किया है। तो ये कहेंगे कि इसमें उसको गिल्टी बनाया जाएगा, यानी उसको मुजरिम बनाया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। आठवां क्या है, नेमो डेबेट बिस वेग्जारी प्रो
ऊना एट एडेम, ऊना एट या ई डेम, क्या मतलब इसका कि ए मैन शुड नॉट गिवन पनिशमेंट ट्वाइस और मोर फॉर द सेम ऑफेंस। ये कह रहे हैं कि एक आदमी है, उसने कोई एक गलती कर दी तो उसके लिए उसको सिर्फ एक बार सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि एक गलती करने की वजह से उसको 2 बार या 2 से ज़्यादा बार उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि गलती सिर्फ उसकी एक है, अगर उसी गलती को बार बार रिपीट कर रहा है तो बार बार तो सज़ा दी जाएगी, लेकिन गलती उसने सिर्फ एक ही बार की है तो उसको सज़ा सिर्फ एक बार दी जाएगी। उसको 2 बार या 3 बार या ज़्यादा बार उसको सज़ा उस गलती के लिए नहीं दी जाएगी। वही है यहाँ पे कि फॉर सिंगल ऑफेंस सिंगल पनिशमेंट, यानी एक गलती है तो एक सज़ा मिलनी चाहिए। नवा क्या है, फियट जस्टिटिया राउट कोएलोम, राउट कोएलोम, क्या मतलब इसका, लेट जस्टिस बी डन दो द हेवन शुड फॉल। ये कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे उसके लिए आसमान गिर जाए लेकिन इंसाफ को हमेशा बाकी रखना चाहिए, इंसाफ के लिए काम करना चाहिए। चाहे पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए, आपके अगेंस्ट आ जाए, लेकिन आपको इंसाफ का साथ देना चाहिए, ये मतलब है इसका। ठीक है, कह रहे चाहे आसमान गिर जाए लेकिन आपको इंसाफ करना है, इंसाफ का साथ नहीं छोड़ना है। 10वां क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है, इसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे कि कोई मैटर है, कोई भी मैटर हो गया, तो उस मैटर में जो जज है, जैसे उस मैटर में जैसे कि मान लीजिए कहीं पे घोटाला हो गया बहुत बड़ा और उस घोटाले में वो जज खुद भी इन्वॉल्व है, तो वो जज उसमें जज नहीं बन सकता है। कोई जज है, उसने घोटाला किया है, अब उसका फैसला उसमें मतलब कोर्ट में मुकदमा हो गया, तो उस मतलब मैटर के लिए वो आदमी जो जज उसमें पहले से इन्वॉल्व है वो उसके लिए जज नहीं बनेगा। ऐसे ही कोई मैटर जो सब्जेक्टेड है उससे मतलब जज से, तो उस जज में उसमें क्या करेगा, जज फैसला नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं जज तो नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए कि मेरा भाई है या मेरी बहन है या कोई भी मैटर है जिसमें मेरा कोई रिलेशन वाला है, रिलेटिव है कोई, ठीक, उसने कोई जुर्म किया है, तो उसका मैटर मेरे सामने नहीं लाया जाएगा कि मैं फैसला करूं। चूँकि वो मेरा भाई है तो किसी हद तक मेरी सिंपैथी उसके साथ होगी, कुछ हमदर्दी होगी, तो मैं उसके हक में फ़ैसला करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ भी हुआ है, अगर मेरा कुछ रिलेशन है उस मैटर से, यानी जो जज है, अगर जज का किसी भी हद तक रिलेशन पाया जाता है उस मैटर से, तो उस मैटर में, उस मामले में उसको जज नहीं बनाया जाएगा, वरना तो उसका फ़ायदा जुड़ा हुआ है, वो उसी की तरफ फैसला करेगा, वो इंसाफ को क्या करेगा, उठा के रख देगा साइड में। ठीक, अब ये 10 रूल हो गए, इसको आपको याद करना है और मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है और दे भी सकता है क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में। ठीक है, अब कुछ बातें ध्यान रखना है, जैसे रूल्स आर नॉट यूनिवर्सली एम्बॉयडेड एंड आर नॉट कोडिफाइड। ये कह रहे हैं कि जो रूल्स होते हैं वो पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, एक तो दुनिया है और उसके अलावा पूरी मतलब जो संसार है, पूरे संसार में उसको क्या करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक रूल यहाँ पे सुइटेबल है वो पूरी दुनिया के अंदर भी क्या हो, सुइटेबल हो, और उसको हर जगह के लिए उसको क्या है, कोडिफाइड नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है, रूल्स हैव बीन क्रिएटेड टू सिक्योर जस्टिस एंड टू प्रिवेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। रूल को बनाया गया है किस लिए, जस्टिस को बाकी रखने के लिए, इंसाफ को बचाने के लिए, और क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फेलियर ऑफ जस्टिस, यानी अगर जस्टिस कहीं पे ख़त्म हो रहा है, यानी इंसाफ को गिराया जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए, यानी लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अब एक टॉपिक इसमें है सिलेबस में आपके कि हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन, यानी ड्रग से और जो फार्मेसी प्रोफेशन है, यानी जो इसकी पढ़ाई लिखाई है, इसका जो काम है, यानी दवा बेचना वगैरह, दवा और दवा से रिलेटेड या पढ़ाई या उसका जो कारोबार है, उसकी क्या हिस्ट्री है और उसके लिए क्या रूल्स बने, कब कैसे बने, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको पढ़ना है। डिटेल नहीं पढ़ना है कोई भी रूल के बारे में, सिर्फ ये पढ़ना है कि कब कौन से रूल बने हैं, हल्का फुल्का। ठीक है, सारे रूल तो नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पे, तो 8-10 पॉइंट याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप उसको लिख सकते हैं। और जो भी रूल्स इसमें आएंगे ये समझ लीजिए वो आगे डिटेल से आने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं करना रूल्स को, सिर्फ याद रखना कि कौन सा रूल किस सन में बना है। तो पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब कंपनी वगैरह खुली दवा की।
अब कब शुरुआत हुई, तो इन द एंडिंग ऑफ 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडर्न ड्रग्स स्टार्टेड इन इंडिया। ये कह रहे इंडिया के अंदर 19वीं शताब्दी में दवाएं जो ये मॉडर्न टाइप की जैसे टेबलेट्स हो गई और कैप्सूल्स इस टाइप की जो दवाएं बननी शुरू हुई वो कब हुई, 19वीं सदी में हुई। उससे पहले वो पाउडर, चूरन और जो ऐसी गोलियाँ बन जाती थी आयुर्वेदिक वो चलती थी, मॉडर्न दवाएँ नहीं थी। ठीक, तो कब शुरू हुई, 19वीं सदी में। ठीक, उसके बाद क्या है, कुछ कंपनीज जो मतलब सबसे पहले शुरू में यहाँ पे बनाई गई कुछ फैक्ट्रीज, उनके नाम एक नाम याद कर लीजिए, जैसे क्या है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। ठीक है, ये नाम है इसका। इट वाज एस्टेब्लिश बाय आचार्य PC रॉय इन 1901। ठीक है, 1901 यानी 1901 में सबसे पहले बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स जो कंपनी है ये खोली गई दवा बनाने के लिए, और इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, आचार्य PC राय ने इसको बनाया था 1901 में। दूसरा क्या है, ए स्मॉल फैक्ट्री एट परेल मुंबई वाज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर TK गुज्जर इन 1903। तो दूसरी एक छोटी सी कंपनी परेल एक जगह का नाम है जो मुंबई में है, वहाँ पे मतलब शुरू की गई थी, उसको किसने किया था, प्रोफेसर TK गुज्जर ने 1903 के अंदर। तीसरा क्या है, अलेम्बिक केमिकल वर्क्स, ये एक कंपनी बनाई गई बड़ौदा के अंदर, जिसको बड़ौदा भी बोलते हैं, तो किसने बनाया था, प्रोफेसर TK गुज्जर एंड DB अमीन इन 1907, 1907 के अंदर। ठीक है, तो ये नाम याद कर लीजिए आप। अब कुछ रूल्स जो एक्ट्स वगैरह जो बनाए गए कैसे शुरू हुए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। तो सबसे पहला क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी देयर वाज नो लेजिस्लेशन कंट्रोल ऑन ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। ये कह रहे हैं कि 20वीं सदी के शुरू में कोई कानून नहीं था किसके लिए, ड्रग्स के लिए, यानी कौन सी दवा बनेगी नहीं बनेगी, कितने में बेची जाएगी कितने में नहीं बेची जाएगी, कहाँ भेजी जाएगी, कितना स्टोर किया जाएगा, कैसे बनाई जाएगी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। कब शुरू हुआ, 1920 जो 20वीं शताब्दी उसके शुरू में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ रूल्स थे जैसे कि ओपियम, जैसे जिसको हम लोग अफीम बोलते हैं, ओपियम एक्ट 1978 एंड पॉइजन एक्ट 1999 वाज प्रेजेंट, ये थे लेकिन बट वर नॉट इन इफेक्ट, लेकिन ये इफेक्ट में नहीं थे, यानी इसको लोग मानते उनते नहीं थे, सिर्फ रूल बना हुआ था लेकिन कोई इस पर अमल नहीं कर रहा था, कोई इस पर चल नहीं रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये इफेक्ट में नहीं थे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग फिर क्या हुआ। लोग दूसरे नंबर पे क्या है, तो इन 1927 काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड ए रेजोल्यूशन दैट गवर्नमेंट शुड टेक लेजिस्लेटिव एफर्ट्स फॉर ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। तो 1927 में जो राज्यसभा है उसने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पेश किया गवर्नमेंट को कि अब एक कानून बनना चाहिए, शुड टेक लेजिस्लेटिव एफर्ट, मतलब ये कि कानून बनाना चाहिए किसके लिए, ड्रग के लिए और फार्मेसी प्रोफेशन के लिए, यानी जो दवा वगैरह बेची जा रही है जो या जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए, तो उसके लिए एक रूल रेगुलेशन बनना चाहिए कि कैसे ये काम किया जाए। इसमें डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, डिटेल आगे सब कुछ आ रहा है। और क्या है, तीसरे नंबर पे ऑन 11 अगस्त, ये मेन पॉइंट इसको याद रखिएगा, ऑन 11 अगस्त 1930 ड्रग इंक्वायरी कमेटी यानी DEC वाज मेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल RN चोपड़ा। ये कह रहे हैं कि 11 अगस्त 1930 के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, किसके लिए, ड्रग के लिए, यानी जो भी दवाइयाँ बन रही हैं उसकी इंक्वायरी की जाए कि उसमें कितनी मिलावट है, दवा सही बन रही है कि नहीं बन रही है, वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, क्या है वो सारे क्या है उसकी पूरी क्या है इंक्वायरी होगी। क्या होगी, उसकी इंक्वायरी की जाएगी दवाओं के बारे में। तो उसके चेयरमैन कौन थे, मतलब उसके किनके सदारत में या किनके मतलब मौजूदगी में वो काम किया गया, तो वो थे कौन, कर्नल RN चोपड़ा। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या है इसमें, इन 1940 द ड्रग बिल वाज पास्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं विधानसभा। तो विधानसभा के अंदर 1940 में ड्रग बिल पास किया गया। अभी वो एक्ट नहीं बना था, सिर्फ ड्रग के लिए कुछ कानून, कुछ बातें, कुछ रूल्स बना के और उसको चेक करने के लिए डाल दिया गया। तो वही है कि यहाँ पे क्या हो गया, बिल पास हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, कब, 1940 के अंदर, एंड एनफोर्स्ड इन 1947। और जो बिल पास किया गया था वो एक कानून बन गया, एक एक्ट बन गया,
कब 1947 के अंदर उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, कौन सा ड्रग एक्ट उसको बोलेंगे अब। ठीक है, ड्रग एक्ट कब लागू कर दिया गया 1947 के अंदर। अब पांचवा क्या है, इन 1945 द फार्मेसी बिल वाज इंट्रोड्यूस बाई द गवर्नमेंट टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। 1945 के अंदर फार्मेसी बिल, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकता है ये कि फार्मेसी बिल कब लाया गया। तो 1945 के अंदर फार्मेसी बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया गवर्नमेंट के थ्रू, यानी गवर्नमेंट ने दिखाया, लोगों को बताया कि ये रूल क्या है, ऐसा हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसके ज़रिए से क्या करेंगे, वो फार्मेसी जो एजुकेशन है उसको रेगुलेट करेंगे, उसको चलाएंगे कि क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कितना बड़ा कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें उसके अंदर उन्होंने रखा। ठीक है, और उसको वो पास हो गया कब 1948 में वो पास हो गया, यानी एक तरीके से वो कानून बन के आ गया और उसको इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया कब 1948 के अंदर। ठीक है, 1945 में ये पास हुआ, गवर्नमेंट ने दिखाया कि हम ऐसा रूल बनाने जा रहे हैं और 1948 में उसको क्या किया, लागू कर दिया। कौन सा, फार्मेसी लॉ और उस फार्मेसी बिल। और उसमें क्या था कि फार्मेसी की जो एजुकेशन वगैरह है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा। ठीक, उसके बाद द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 वाज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है उस वक्त की, 1945 में उसने क्या किया, एक एक्ट बनाया। कौन सा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, यानी ड्रग से और जो कॉस्मेटिक्स होते हैं यानी जो सुंदरता के लिए जो चीज़ें होती हैं उसके लिए रूल बनाया गया, यानी एक वो तैयार किया गया कि उसके अंदर क्या क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे उसको मतलब कंट्रीब्यूट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो उसके लिए थी वो कब डिज़ाइन किया गया, कब बनाया गया, वो बनाया गया 1945 के अंदर। एंड इट वाज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। और उसके अंदर क्या था, इस रूल के अंदर उसमें क्या था कि कैसे मतलब वो दवा कितनी बनाई जाएगी, कैसी बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उसके अंदर रूल्स थे। और क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कैसे उसको भेजा जाएगा, इधर उधर बांटा जाएगा, और उसको कितने में बेचा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या थी, उसमें लिखी गई थी, तैयार की गई थी। ठीक, उसके बाद क्या, सातवां, इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.N. घोष। कह रहे 1948 के अंदर जो इनके डॉक्टर B.N. घोष की सदस्यता, सब चेयरमैनशिप के अंदर, यानी उनकी मौजूदगी के अंदर, उनकी सदस्यता के अंदर क्या हुआ, इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो है वो बनाई गई। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई गई। और फिर ये जो फार्माकोपिया कमेटी है उसने किसको बनाया, फिर उसके अंडर में क्या हुआ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, 1949 में बना। और ये वो मतलब क्या कहते हैं, कमेटी है, या ये समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहीं पे भी डी फार्मा या बी फार्मा के जो कोर्सेज होते हैं कहीं पे अगर शुरू किया जाए तो उसकी पूरी इंक्वायरी और क्या पढ़ाया जाए, कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाए, वो कौन सेट करता है, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, PCI। और फार्माकोपिया कमेटी जो होती है वो जो हमारा इंडिया का फार्माकोपिया एक बुक है जिसके अंदर दवाओं के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, उसको यानी वो कौन सेट करता है, तो करता है फार्माकोपिया कमेटी। ठीक, आठवां क्या है, इन 1970 The drugs price control order was passed for controlling the drug prices of drug। फिर 1970 के अंदर दवाओं को के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया गया, यानी दवाओं का कितना प्राइस रखा जाएगा, यानी उसका खर्चा वगैरह जोड़ के कितना आ रहा है, उसके बाद कितने में उसको बेचा जाएगा, वो प्राइस उसके ऊपर मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो वो कब आया, 1970 के अंदर ये रूल बनाया गया। किस लिए, ताकि दवाओं की जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये 8 पॉइंट्स हो गए और 2-3 पॉइंट्स ऊपर दिए थे मैंने जो कंपनीज शुरू हुई थी। इस तरीके से 10, 11, 12 पॉइंट्स हो गए हैं जो आपके लिए इतने काफ़ी हैं। तो चलिए आज के लिए इसी पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ से PDF क्या करें, हासिल कर सकें, आपको PDF मिल सके और हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी बातें होंगी, आप वहाँ हमसे कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कि और हम इसको कैसे और से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार मैंने ये शुरू किया है पढ़ाना। तो आप ज़रूर हमें हेल्प करिए, हो सकता है कि हम और अच्छा आपको कंटेंट दे पाएँ और अच्छे से आपको पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।